चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हम लोग जानेंगे कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता में व्यापार हो रहा था, किस तरह इस सभ्यता ने ओमान और अन्य राष्ट्रों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाए थे और किस तरह से हड़प्पा सभ्यता अपने नगर प्रशासन तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, तथा ये भी जानेंगे कि यह सभ्यता का अंत किस तरह हुआ था। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो एक तरह से बोल सकते हैं कला और तकनीक जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रकाष्ठ पे था, अर्थात इसमें बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने उन्नति कर ली थी। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी और आपको पता है कांसा को बनाने के लिए तांबा और टीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। भारत के पास शुरुआत से ही टीन की कमी रही थी। जब हड़प्पा सभ्यता था तो उस समय भी टीन की काफ़ी कमी थी और इसीलिए टीन के व्यापार के लिए लगातार हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो विदेशी लोगों से इसमें व्यापार करते थे, जैसे ओमान और कई ऐसे क्षेत्र जहाँ से ये टीन की व्यापारी करते थे। मेसोपोटामिया से भी इनके कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कई ऐसे मोहरे मिले हैं और इनसे पता चलता है कि हड़प्पा का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ साथ ओमान जैसे क्षेत्रों से भी होता था। ये जितने भी व्यापार होते थे ये समुद्री क्षेत्रों के द्वारा होता था और जहाँ तक संभव होता था वहाँ पर गधों और ऊँटों का भी प्रयोग किया जाता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों के साथ साथ कई प्रकार के औजारें भी बनाई गई थी। ये छोटे छोटे औजार होते थे जैसे टांगा, उसके बाद चाकू, फिर बर्छी और हंसिया, यही सब चीज़ बने होते थे। ये युद्ध के लिए कोई भी तरह का हथियार नहीं बनाते थे, अर्थात इससे यह पता चलता है कि उस समय में जो राज्यों को हड़पने की नीति या युद्ध जो होता था ये उतना ज़्यादा नहीं देखा गया है। कहीं भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे यह पता चले कि हड़प्पा सभ्यता में भी भारी युद्ध हुआ था। हाँ, लेकिन पुरातत्विक विभाग यह कहते हैं कि जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, कहीं न कहीं ये हो सकता है कि हो सके हड़प्पा सभ्यता में लगातार लूटपाट होता गया और इन लूटपाट के होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का जो अंत था वो हो चुका है। देखिए इसके बारे में हम लोग और जानकारी हासिल करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत था वो किस तरह हुआ। पहले हम लोग और इसके बारे में जानते हैं कि इसकी कला जो व्यवस्था थी ये किस तरह थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता का कला व्यवस्था एक मूर्ति के रूप में बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। यह मूर्ति जो है वो एक नग्न महिला की है, जिसमें यह महिला जो है ये सुशोभित तरीके से हर तरह के आभूषणों को पहने हुए है। जहाँ एक हाथ में उसके चूड़ियाँ हैं तो वहीं दूसरे हाथ में एक बोल सकते हैं हथबंदी या आप बोल सकते हैं कि एक ताबीज़ पहनी हुई है। साथ ही साथ यह महिला के गले में एक मोतियों की माला है और ये भी कहा जा रहा है कि यह महिला जो है जिस तरीके से खड़ी है ये एक नृत्य का बोल सकते हैं कि एक स्टेज होता है या बोल सकते हैं ऐसा कि अवस्था होता है जिस पर महिलाएं खड़ी रहती हैं। तो इस नृत्य के अवस्था को त्रिभंग कहा जाता था। देखिए ये महिला जिस तरह से खड़ी है आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इस मूर्ति का जो पूरा ढांचा है यह टोटली कांसा से बना हुआ है और इसके अंदर कहीं भी खोखला नहीं है, अर्थात इसे एक सांचा में ढाला जाता था। यह सांचा जो है यह मोम और गोंद का होता था जिसके ऊपर मिट्टी के लेप होते थे और इस सांचे में पिघला हुआ कांसा को डाला जाता था और इससे बोल सकते हैं कि इस तरह से वहाँ मूर्तियों का निर्माण किया गया था। बहुत जगह पर लकड़ियों और पत्थरों से बहुत तरह की वस्तुएं मिली है, जैसे घोड़े, कई प्रकार के खिलौने और बैलगाड़ियों के चक्के। ऐसे बहुत से साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में लगातार ऐसे वस्तुएं बनाई जा रही थी जो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। हड़प्पा सभ्यता में सोने का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। लगातार आभूषणों के ऊपर का जो परत होता था उसमें सोने की परत चढ़ाई जाती थी और कई जगहों पर ऐसा भी माना गया है कि जो मुख्य द्वार होते थे वहाँ पर पीतल के बड़े बड़े पत्तल या बोल सकते हैं बड़े बड़े पात्र लगाए जाते थे जिसमें कुछ ऐसी भाषाएं लिखी होती थी जिसे अभी तक तो पढ़ा नहीं गया है, लेकिन ये भाषा जो होती थी वो वहाँ के राज्य के बारे में जानकारी देती थी। इन्हें मुख्य द्वार पे लगा करके उस मुख्य द्वार की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में इसमें बताया जाता था। जैसे मोहनजोदाड़ो में जब खोज हुई तो सबसे पहले इसका जो बाहरी क्षेत्र था वहाँ पर 2 स्तंभ मिले जिसके नीचे एक बड़ा सा पात्र था जो तांबा का बना था और इस पर बहुत सारी ऐसी भाषाएं लिखी थी जिसे पढ़ा नहीं गया, लेकिन ये कुछ ऐसी संकेत दे रही हैं जैसे कि अगर हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं या किसी बड़े क्षेत्र में जाते हैं तो हमें एक वहाँ पर बड़ा सा बोर्ड दिखता है जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ लिखी होती है उस क्षेत्र के बारे में। उसी तरह का वहाँ पर
तांबे से बना एक पात्र मिला है जिस पर बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का बहुत मुख्य योगदान रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ईंटें खोजी गई और इन ईंटों को जिस तरह बनाया गया है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर एक नगरी सभ्यता भी बस रही थी, क्योंकि ये ईंटें जो है वो मिट्टी के पक्के हुए ईंटें हैं, अर्थात इन ईंटों को पकाया गया है और ये ईंटें काफ़ी मजबूत हैं। इनका प्रमाण जो है वो मेसोपोटामिया से बहुत मिलता जुलता है, जहाँ पर मेसोपोटामिया और मिस्र में बहुत कम मात्रा में ऐसे ईंटें मिले हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ईंटें पाए गए हैं। इन्हीं ईंटों से इमारतें बनती थी और इन ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता था। देखिए, जिप्सम क्या है? सीमेंट में जिप्सम जो होता है वो उसके रंग को क्या करता है? गाढ़ा करता है और ईंटों को जोड़ने में सहायता करता है। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में ईंटों के द्वारा और जिप्सम के द्वारा दीवारें और घरों का निर्माण किया जाता था और इन घरों को बहुत ही मजबूती से तैयार किया जाता था। उदाहरण के लिए, जितने भी स्नानागार बने और जितने भी घर बने, उन्हें 2 मंजिला करने के लिए और नालियों के निर्माण में भी इन ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, हड़प्पा का जो नगर व्यवस्था है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, हड़प्पा का जो नगर व्यवस्था है ये काफ़ी सुसज्जित था। सभी नगर में जितने भी भवन थे सब ग्रिड प्रणाली पे बने थे, अर्थात सभी नगर के बीचों बीच कई प्रकार की मुख्य नालियाँ होती थी। ये नालियाँ नगर के घरों से निकलने वाली छोटी नालियों से जुड़ी होती थी। इन नालियों में ये इतने ज़्यादा बोल सकते हैं कि सुविधाजनक रूप से बनाया गया था कि ये आज के ज़माने के मैनहोल या टनल से बहुत मेल खाते हैं। जिस प्रकार बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में आपको बहुत बड़े बड़े टनल दिख जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नल दिख जाएंगे, और उन टनल से, उन नालों से जिस तरह का मैनहोल किया जाता है जिसके द्वारा शहर की गंदगी को शहर से बाहर निकाला जाता है, हड़प्पा सभ्यता में भी इसी तरह का बड़ा बड़ा टनल बना हुआ था, बड़ा बड़ा नाला बना था जिसे मैनहोल के द्वारा ढका जाता था। इन मैनहोल का जो पूरा काम होता था ये वहाँ के अधिकारी करते थे इसकी सफाई करने में। और घरों से निकलने वाली जो नालियाँ होती थी, ये नालियाँ बहुत छोटी होती थी और इन्हें सकरी गलियों से होते हुए इन्हें बड़े नालों के साथ जोड़ा जाता था। देखिए, घरों का जो आकार था या घर जिस तरह बनाए गए थे ये 2 वर्ग में बटा हुआ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो शहरी क्षेत्र था ये 2 क्षेत्र में बटा हुआ था, जहाँ ऊपरी क्षेत्र को दुर्ग कहा जाता था या इसको सिटिल्डा भी बोला जाता है, और निचले क्षेत्र में ऐसे वर्ग रहते थे जो कामगार होते थे। ऊपर क्षेत्र में या ऊपरी वर्ग क्षेत्र में जितने भी लोग रहते थे वो राजा और राजा के अधिकारी माना जाता है कि वे लोग रहते थे, या फिर कोई बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग वहाँ रहता था। जबकि नीचे के क्षेत्र में किसान, कामगार, शिल्पकार और जितने भी दास होते थे वो लोग रहते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह भी सभ्यता 2 रूप में बटी हुई थी। जो ऊंचे वर्ग में थे उनके घर जो होते थे वो बहुमंजिले होते थे, और वहाँ पर जितने भी घर बनाए गए थे उनके साथ साथ स्नानागार भी था। ये स्नानागार जो थे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्सनली कामों के लिए यूज होता था, जो घर के आंगन में होता था। घर के आंगन में ये स्नानागार जो होते थे ये पर्सनल स्नानागार होते थे, जिसे हम लोग स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में जो गरीब वर्ग थे उनके लिए सार्वजनिक स्नानागार बनाया जाता था। यह स्नानागार बहुत बड़े होते थे, इनकी लंबाई कम से कम 77.8, चौड़ाई 45.3 और गहराई 2.5 मीटर से भी ज़्यादा होती थी। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इन स्नानागार का जो निर्माण था वो शहर के लिए और वहाँ की जनता के लिए बहुत उपयोगी होता था। इस स्नानागारों में जितना भी तरह का त्यौहार होता था या किसी विशेष अनुष्ठान में इनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो उच्च वर्ग में जो स्नानागार थे इनको सिर्फ वहाँ के वर्ग के लोग ही उपयोग कर सकते थे, अर्थात राजा या जो विशेष वर्ग के लोग वहाँ रहते थे वही इनका उपयोग कर सकते थे। इस तरह हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर भी एक तरह से जाति भेदभाव का कुछ अंश पाया गया है। देखिए, ऊंचे वर्ग में रहने वाले लोगों के पास जो स्नानागार थे उनका जो पूरा डिजाइन है वो मैनिपुलेट किया हुआ था, मतलब हर चीज़ व्यवस्थित थी, चाहे वो स्नानागार हो, स्नान घर हो या उनके बाथरूम्स हो, वो सभी बहुत ज़्यादा से अच्छा तरह से स्टेबल किया गया था। जबकि गरीबी क्षेत्र में जितने लोग रहते थे या निचले क्षेत्र में जितने भी लोग रहते थे उनके स्नानागार और जो बाथरूम होते थे वो सार्वजनिक होते थे। देखिए, यहाँ पर एक और जानकारी मिलती है
कि जितने भी नगर प्रणाली थे और नगर प्रशासन था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था वो पुरोहित का था। यहाँ पर एक देवी की भी मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी भी कहा जाता है। ये मूर्ति की पूजा दोनों वर्ग के लोग करते थे। इस मूर्ति के नाभि में पेड़ के उगने की एक संकेत मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि वो कुलदेवी थी। यही मूर्ति जो है ये बहुत अधिक मात्रा में हड़प्पा सभ्यता में मिला है, और हड़प्पा सभ्यता का ये जो पूरा गतिविधि था इन मूर्तियों पर ही केंद्रित था। जगह जगह पर इनकी मंदिरें भी मिली हैं, और ये मूर्ति का जो डिजाइन है आप देख सकते हैं कि इसके ऊपरी भाग में मूर्ति के सिर पे एक बोल सकते हैं मुकुट जैसा कुछ पहना हुआ है। भले ही मूर्ति का जो डिजाइन था वो थोड़ा अलग था, लेकिन उनके नाभि पे ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ से कुछ पौधे निकल रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग मातृ देवी को अपना सब कुछ मानते थे। कई पुरातत्विक वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्ता का प्रचलन था। जिस तरह अभी के समय में हम लोग पितृ सत्ता पे आधारित होते हैं, हम लोग पिता के द्वारा ऑर्डर किए गए या पिता के द्वारा हर बातों को मानते हैं, और ये बोल सकते हैं कि किसी घर में, आज के ज़माने में किसी घर में पिता जो होता है वो घर का मुखिया होता है। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में माँ जो होती थी वो घर की मुखिया कहलाती थी, और उसमें इस मूर्ति के द्वारा ये भी जानकारी मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं कि मूर्ति का जो पहनावा है वो बिल्कुल आज की महिलाओं के जैसा। इन मूर्तियों का जो पूजा होता था ये पुरोहित द्वारा होता था। बहुत जगह पर यह भी बताया जाता है कि ये मूर्तियाँ जो थी ये पुरोहितों की बेटियाँ होती थी, अर्थात जो भी पंडित होते थे उनके पुत्रियों को देवता का पुत्री माना जाता था और उन्हें काफ़ी अधिक सम्मान दिया जाता था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है ये मेसोपोटामिया और ओमान से भी माना जाता है, क्योंकि ओमान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर उन्हीं पित्तल और उसी तरह के डिजाइन्स प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा सभ्यता में बनाए गए थे। साथ ही साथ मेसोपोटामिया में मेलुआ और साथ ही साथ एक ऐसे नगर का चर्चा किया गया है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्ध था। मेलुआ हड़प्पा सभ्यता के उस क्षेत्र को कहा जाता था जहाँ पर व्यापार किया जाता था। कुछ पुरातत्विक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मेलुआ अर्थात मोहनजोदाड़ो को कहा जाता था। उसी तरह ओमान और मेसोपोटामिया में जितने प्रकार के व्यापार होते थे उनका सीधा संबंध हड़प्पा सभ्यता से दिखाया गया है। 2350 ईसा पूर्व में मेलुआ और बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया का कुछ अवशेष है जिसमें कुछ बर्तन हैं और कुछ पात्र हैं जो धातुओं से बने हुए हैं। उनके ऊपर काले रंग का एक लेप लगा हुआ है जिस पर सांड की आकृति और एक सिंघा जीव की आकृति बनी हुई है। ये एक सिंघा जीव जो है ये कुछ हद तक घोड़े के जैसे दिखते हैं, लेकिन इन्हें सर्वोपरि माना जाता था। ये एक सिंघा और ये सांड, ये दोनों को बहुत अधिक पूजा जाता था। कहा जाता है पुरातत्विक वैज्ञानिकों द्वारा कि एक सिंघा नामक जो जीव था वो शुद्ध माना जाता था, और हड़प्पा सभ्यता में ये मात्र एक ही था जो हर सदी में एक बार आता था, जिसे देखने के लिए हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे समारोह होते थे। ये जीव जो था ये नदियों के किनारे पानी पीने आता था और इस तरह से लोग इसके दर्शन करते थे और इन्हें देवता का रूप मानते थे।